In the name of Almighty Allah, who is infinitely kind and merciful, before embarking upon my journey of lecture English, I would like to pray to Almighty Allah. O Almighty Allah, expand my breast with assurance and make my task easy for me and remove the impediment from my tongue so they may understand what I say. Assalamu alaikum to everyone, dear students. Welcome to my lecture of English subject. Today we are going to discuss our 10th point, the Hollow Man. This is second part of our English lecture based on 10th point, the Hollow Man. In our today's lecture, we will concentrate on each and every stanza of poem with according to the point of view of reference to the context. And after reference to the context, we will focus on question answers attemptation. First of all, we are going to study how to write reference, context and explanation. सबसे पहले हम इसी चीज पर बात करते हैं कि पॉइंट के रेफरेंस को, कॉन्टेक्स्ट को, एक्सप्लेनेशन को किस तरह से राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने ब्लू के साथ यहां पर रेफरेंस की हेडिंग दी है। यहां पर आप देख सकते हैं रेफरेंस में कि these lines have been taken from the poem The Hollow Man। ये लाइनें नज़म होलो मैन, नज़म खोखले आदमी में से ली गई हैं, written by the poet T.S. Eliot, जिसका शायर T.S. Eliot, जिसकी मैंने आपको एब्रिविएशन भी बताई थी, थॉमस स्टर्न्स एलियट इसका पूरा नाम है, उसकी तरफ से लिखी गई है। सबसे पहले इस तरह से आपने मार्कर के साथ रेफरेंस की हेडिंग और उसके बाद नेक्स्ट आगे अपने पेन के साथ या पॉइंटर के साथ ये सेंटेंस लिखना है। तो आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स पर कंसिस्ट करता है, उसमें से आपको 2 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया भी था कि इन कॉन्टेक्स्ट सेक्शन when we write down words in context section, we can also use those words in our central idea question। जो अल्फाज हम कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में लिखते हैं, ये जब हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ पॉइंट द होलो मैन, उस नज़म, ये होलो मैन नज़म का अगर मरकजी ख्याल पूछ लिया जाए तो हम ये कॉन्टेक्स्ट वाली पूरी इबारत वहां पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले देखिए, द पोएम इज स्टाइल अपॉन द मॉडर्न मैन। ये नज़म जदीद आदमी के ऊपर एक तंज है। द पोएट हैज इवोक्ड ए मेलंचोली पोर्ट्रेट ऑफ मॉडर्न मैन। शायर ने जदीद आदमी का एक गमज़दा अक्स सामने किया है। हु आर डिवोइड ऑफ सैनिटी, वो लोग जो हम आहंगी से महरूम हो चुके हैं। सैगसिटी, उनके अंदर कोई रवानी नहीं है, उनके अंदर कोई तसलसल नहीं है। पैशन, कोई जज्बा नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। ट्रुथ, सच भी नहीं है उनके अंदर। एंड लव, और मोहब्बत भी नहीं है। द पोएट वांट्स टू से हियर दैट these kind of persons of society are lack of each and every wisdom। हर किस्म की दानिशमंदी से वो महरूम है, उनके अंदर कोई अक्ल फहम नहीं है। In simple words, the poet wants to claim that these persons are idle। इस किस्म के अफराद नकम्मे अफराद हैं। तो इस वजह से वो कह रहा है कि इनके अंदर न सैनिटी है, न सैगसिटी है, पैशन भी नहीं है, ट्रुथ भी नहीं है, लव भी नहीं है। He condemns, वो इस बात की मुजम्मत करता है शायर, द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न मैन, कि जदीद आदमी के अंदर रूहानी कमी है। एम्प्टीनेस, रूहानी तौर पर वो खाली हो चुका है। उसके बाद अपेरेंटली, बज़ाहिर, यानी वज़ाकता के हिसाब से, बाहिर से, they seem to be living beings। बज़ाहिर वो जानदार लोग नजर आते हैं, जानदार नूर नजर आती हैं। बट इनवर्डली दे आर साउलेस, लेकिन अंदरूनी तौर पर शायर के मुताबिक वो बेरूह हो चुके हैं। लाइक स्टफ्ड पपिट्स, जैसे कि बुश भरे हुए नमूने हो। पपिट्स हम उनको कहते हैं जो पुतलियां हो, कि किसी भी इंसान का पुतला बनाया गया हो, उसे इंग्लिश में पपिट कहा जाता है। उसका जो जाली नमूना बनाया जाता है। तो स्टफ्ड से मुराद मैंने आपको बताया था वर्ब है, धंसे हुए, भरे हुए।
उसने कहा कि अंदर अगर इंसान की नजर डाली जाए तो वो अंदर से बिल्कुल भूसा भरे हुए, तिनका भरे हुए, बिल्कुल पुतले साबित होते हैं, जबकि बाहर से वो जिंदा रूहें नजर आती हैं। तो ऑल देयर एफर्ट्स आर यूजलेस, इंसान की तमाम कोशिशें बेकार हो गई हैं, एंड इनसिग्निफिकेंट, और गैर अहम हो चुकी हैं, एज द रनिंग ऑफ रैट्स ऑन द रसलिंग ऑफ ग्रास, जैसे कि घास की सरसराहट के ऊपर और टूटे हुए घास की सरसराहट में और टूटे हुए शीशे के टुकड़ों के ऊपर जब चूहा गुजरता है तो कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं होती। तो शायद यहां पर यही कह रहा है कि जैसे एक चूहे के रनिंग, उसके जो पॉज हैं, उसके जो पंजे चलते हुए हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, इसी तरह इंसान की कोशिशें बेमुवाफिक रह चुकी हैं और इनसिग्निफिकेंट और बेकार हो चुकी हैं। तो जी ये हमारी पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट था। नो वी आर फोकसिंग ऑन द एक्सप्लेनेशन दैट इज बेस्ड ऑन लाइन 1 to 4। ये जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, ये कौन सी लाइंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है? लाइंस 1 to 4, जो नज़म की 1 से लेके 4 तक लाइनें हैं, उन लाइंस का ये एक्सप्लेनेशन है। इसमें इन दीज लाइंस द पोएट मॉल्स, शायद मातम करता है, बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करता है अबाउट एन ऑब्जेक्ट कंडीशन ऑफ द मॉडर्न मैन, जदीद आदमी की काबिल नफरत हालत के ऊपर। क्या कहता है? दे आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, कि वो अंदर से खाली हो चुके हैं। दे आर स्टफ्ड ममीज, कहता है वो धंसे हुए यानी तिनका भरे हुए पुतले साबित होते हैं। दे डू नॉट पोजेस मॉडर्न विल पावर, उनके अंदर जदीद और उनके अंदर फैसला करने की कुव्वत नहीं है, और ओपिनियन ऑफ देयर ओन, उनकी कोई अपनी राय नहीं है, वो दूसरों की बातों को मानते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। दे शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे लोगों के ऊपर डाल देते हैं। दे कैन नीदर थिंक नोर एक्ट फ्रॉम देमसेल्फ, ना तो वो कोई काम करने से पहले सोचते हैं, ना वो उसकी कोई सरगर्मी को देखते हैं, इवन कि अपने आप के लिए भी। द मॉडर्न मैन हैव बिकम सेल्फिश, शायर कहते हैं आज का आदमी खुदगर्ज हो चुका है, खुदगर्ज बन गया है। दे आर अनएबल टू हेल्प और लीड देयर फेलो ह्यूमंस, वो दूसरे लोगों की, अपने साथ वाले साथियों की मदद करने में और उन्हें साथ ले जाने में क्या हो गए हैं? अनएबल हो गए हैं, यानी नाकाम हो चुके हैं। तो जी ये हमारी फर्स्ट 4 लाइंस का एक्सप्लेनेशन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि लाइंस 5 to 10, हमारी 10 पॉइंट की लाइंस को एक्सप्लेन करता है, जो नज़म की 5 से लेकर 10 तक लाइनें हैं। The hollow man cannot speak anything, खोखला आदमी कोई बात नहीं कह सकता, एक्सेप्ट सिवाय hollow words, अपनी खोखले अल्फाज के, इन hollow voices, अपनी खोखली आवाजों के अंदर। They cannot talk bluntly, वो बड़े जाबराना अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो बिल्कुल मुतहर्रिक गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि वो अंदर से खाली होता है। They can whisper only, वो सिर्फ सरगोशी कर सकता है। यहां पर शायद एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो अपने आप की फिक्र करते हैं, वो अंदर से खाली होते हैं, जबकि दूसरे लोगों का वो भला नहीं चाहते, दूसरे लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करना नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं? वो लोगों के कामों में सरगोशी करते हैं। यहां पर लगे क्लियरली बात लिखी है, दे कैन विस्पर ओनली, वो सिर्फ सरगोशी कर सकते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। देयर विस्पर्स आर इवन मीनिंगलेस, उनकी सरगोशी, उनकी कान में की गई उनकी धीमी आवाज मीनिंगलेस, बेमानी होती है, एंड यूजलेस, बेफायदा होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। देयर विस्पर्स साउंड लाइक द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय विंड ब्लोइंग थ्रू द ड्राई ग्लास। शायर ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि वो लोग जो अंदरूनी तौर पर खाली हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल ही गैर अक्लमंद हैं, वो क्या करते हैं? अगर वो सरगोशी करें तो उनकी सरगोशी की आवाज जो है वो बिल्कुल लाइक द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय विंड, बिल्कुल वैसी आवाज होती है जो कि हवा
की आवाज हो, ब्लोइंग थ्रू द ड्राई ग्रास, कि वो हवा जो सूखे हुए घास से मस करके गुजर जाती है तो कोई आवाज वहां पर प्रोड्यूस नहीं होती, उन लोगों की आवाज बिल्कुल वैसी होती है। और देयर विस्पर साउंड लाइक द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रैट्स, या उनकी आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि चूहों की आवाज हो, क्रीपिंग, चूहों के क्रीप करने की, रेंगने की, चूहों के रेंगने की आवाज हो ओवर द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास इन ड्राई सेलर, किसी सूखे हुए गोदाम के अंदर, बेकार गोदाम के अंदर जैसे चूहों के रेंगने के, पांव के रेंगने की कोई आवाज नहीं होती, और शीशों के टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर चूहों की आवाज नहीं होती, बिल्कुल इस तरह के लोगों की आवाज ऐसी ही होती है। ठीक है जी, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी लाइन 5 to 10। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि कंसिस्ट करती है लाइंस 11 and 12। हमारी जो 11th और 10th लाइन है पोएम की, इसको ये एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है। अब देखिए, द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड द मिजरी ऑफ मॉडर्न मैन, शायर ने जदीद आदमी की परेशानी को, मसाइब को यहां पर पेश किया है। इन स्पाइट ऑफ हिज डेवलपमेंट, अपनी तरक्की के बावजूद, he is hollow and empty from inside, वो अंदर से खोखला और खाली हो चुका है। he possesses beautiful shape, उसकी जो शक्ल है, उसकी जो वजह करता है वो खूबसूरत है, but does not have any moral values, लेकिन उसके अंदर इखलाकी इकदार नहीं पाई जाती। he has different shades, उसके मुख्तलिफ साए हैं, but all those shades are colorless, लेकिन वो सब के सब साए बेरंग हो चुके हैं। His strength is fake, उसकी ताकत बिल्कुल अजीब हो चुकी है या जाली हो चुकी है। And he looks handicapped, और वो खुद से क्या नजर आता है? हैंडीकैप, मोहताज नजर आता है, और वो बिल्कुल मोहताज दिखाई देता है। He moves from one direction to another, वो एक सिमत से दूसरी सिमत तक जाता है, but his gestures are meaningless, लेकिन उसके इशारे बेमैनी हो चुके हैं। तो ये हमारा लाइन 11 और 12 की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम चलते हैं लास्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि बेस करती है लाइंस 13 to 18। हमारी जो पोएम की 13 से लेके 18 तक लाइंस हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन यहां पर दी जा रही है। In these lines, the poet tells us that those who have died, शायद इन लाइनों में हमें बताता है वो लोग जो मर चुके हैं, have spent their lives high aims, अपनी जिंदगी बड़े आला अज़ाइम में गुजार चुके हैं। Now they have gone to the kingdom of death, अब वो मौत की सल्तनत में जा चुके हैं, मौत की वादी में जा चुके हैं। If they look at us, अगर वो हमारी तरफ देखें, they will not think us, लेकिन वो हमारे मुतालिक नहीं सोचेंगे that we are vigorous, कि हम बहुत कुव्वत वाले हो गए हैं, और lost souls, या खोई हुई रूहें बन चुके हैं। They will only, वो सिर्फ देखेंगे, ये देखिए यहां पर लिखा है they will only remember us, वो हमें सिर्फ याद दिलाएंगे as hollow and stuffed men, कि जैसे हम खोखले और भरे हुए आदमी हैं। With no souls at all, कि हमारे अंदर कोई रूहें नहीं हैं। We are left with no great ideas, हमारे अंदर कोई नजरियात नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे वो कहता है कि they will only remember us, वो लोग हमें याद दिलाएंगे as hollow and stuffed men, कि हम खोखले और हम खाली हो चुके हैं। With no souls at all, हमारे अंदर कोई रूहें नहीं रही हैं। We are left with no great ideas, हमारे कोई अज़ाइम नहीं है, हमारे कोई आला नजरियात नहीं है। In our lives, हमारी जिंदगियों में। This point shows us, ये नज़र हमें दिखाती है the real spiritual condition of modern human being, जदीद बनी हुई इंसानियत की हकीकी रूहानी हालत को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी लाइंस 13 to 18 की।
ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने ये देखा है कि एंड वाली लाइंस में पोएट इस पोएम में क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और अगर हम बोर्ड के एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन सिग्निफिकेंट है, तो हमारी ये जो लास्ट लाइन 13 से लेके 18 तक कंसिस्ट करती हैं, अक्सर का इन्हीं लाइनों को एनुअल एग्जाम में एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जामिनर की तरफ से पूछा जाता है। तो सो यू शुड फोकस ऑन दिस लाइन टू प्रिपेयर एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो इस पॉइंट के हमारे क्वेश्चंस एनुअल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो जी यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की हेडिंग देते हैं। यहां पर मैं देखिए लिख रहा हूं क्वेश्चंस और आगे साथ इसके लिख रहा हूं आंसर्स, सवाल जवाब इस पॉइंट में से जो पूछे जाते हैं। अब हम इस पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि ये हमारी पॉइंट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारी इस पॉइंट का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस पॉइंट के उसको पोएट को स्टडी किया है और पोएट को स्टडी करने के बाद इस पॉइंट का सेंट्रल आइडिया देखा है, पॉइंट की टेक्स्ट को थॉरोली हमने स्टडी किया है, और अब हमने सेकंड अपने लेक्चर में इसकी पहले एक्सप्लेनेशन और अब हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले हम इसके एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वहां पर इस पॉइंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे फोकस करते हैं, देन हम इसमें एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डज द पोएट, यहां पर मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूं, व्हाई डज द पोएट कॉल मॉडर्न मैन एज होलो मैन। शायद जदीद आदमी को खोखले आदमी क्यों करार देता है। ठीक है, यानी जदीद किस्म का जो आदमी है वो खोखला क्यों हो चुका है, बिल्कुल खत्म क्यों हो चुका है। इसका आंसर ये है, द पोएट laments that the modern man has deprived of wisdom and strong willpower। यहां पर शायर क्या कह रहा है, द पोएट लैमेंट्स, शायर अफसोस का मुजाहरा कर रहा है, दैट द मॉडर्न मैन हैज डिप्राइव्ड ऑफ विजडम एंड स्ट्रांग विल पावर, कि जदीद आदमी दानिशमंदी से भी महरूम हो चुका है और मजबूत कुव्वत इरादी से भी। ठीक है, ही सेज दैट ए मॉडर्न मैन cannot work for the betterment of others। जदीद आदमी, आज के दौर का आदमी दूसरे लोगों की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ही is considered as an object figure of society owing to his idleness। अपने निकम्मेपन की वजह से वो माशरे का काबिल नफरत फर्द गर्दाना जाता है। तो ये था जी हमारी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल मॉडर्न मैन एज होलो मैन, कि जदीद आदमियों को खोखले आदमी क्यों कहता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Who are hollow men? Who are hollow men? खोखले आदमी कौन है? उसका इसका आंसर बनता है hollow men are idle and useless persons of a society. They do not become well-wishers of others. वो दूसरे लोगों के खैर ख्वाह नहीं हो सकते. They do not have concrete aims and objects in their lives. वो अपनी जिंदगियों के अंदर ठोस किस्म के मकासद और अपने इरादे नहीं रखते. तो जी ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि होलो मैन कौन से हैं. अब हम चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो हमारी पॉइंट का है. हु आर स्टफ्ड मैन? खोखले आदमी और भरे हुए आदमी कौन है? हु आर स्टफ्ड मैन अकॉर्डिंग टू पोएट. कि स्टफ्ड मैन कौन से हैं? स्टफ्ड men are those persons who are a bit wise, जो किसी हद तक अक्लमंद हो सकते हैं. ठीक है. they lead their lives according to their aims and objects. वो अपनी जिंदगियां अपने मकासद के ऊपर गुजारते हैं. उसके बाद they do almost works for the betterment of others. वो दूसरे लोगों के तकरीबन वो वैसे काम करते हैं जिसमें लोगों की फलाह बहबूद, लोगों की दूसरे लोगों की बेहतरी शामिल हो. तो यहां पर जी हमारे 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए. अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. व्हाट does the poet say in last stanza of the poem? शायर नज़म के आखिरी स्टैंजे के अंदर क्या कहता है? ये देखें, ये जो आखिरी स्टैंजा, इसकी हमने आखिरी एक्सप्लेनेशन देखी थी. बहुत कंक्लूडेड स्टैंजा है. ठीक है. जिसमें वो बताता है कि हम बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, लोगों को मैसेज देता है. तो देखें, इन द लास्ट स्टैंजा, आखिरी स्टैंजे के अंदर, द पोएट हैज टॉक्ड, शायद गुफ्तगू कर चुका है, अबाउट दोज पीपल्स, उन लोगों के, अबाउट दोज पीपल, उन लोगों के मुतालिक, हु लेड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, according to specific aims
ऑब्जेक्ट्स। द पोइट क्लेम्स, शायद दावा करता है, द पोइट क्लेम्स, शायद दावा करता है, दोज पीपल वर वाइज, वो लोग दानिशमंद थे, एंड सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों में कामयाब थे। द पोइट पॉइंट्स आउट, शायद इशारा करता है, बाय कंपेयरिंग मॉडर्न मैन विद those who have crossed the kingdom of death. The poet points out, शायर इशारा करता है, by comparing, मुआवजा कर जदीद आदमी को उन लोगों के साथ who have crossed the kingdom of death, जो मौत की सल्तनत को अबूर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स, ये 4th क्वेश्चन थे। आखिरी क्वेश्चन वही हमारा सेंट्रल आइडिया का है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस नज्म का सेंट्रल आइडिया लिखें, ठीक है जी। तो इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में मैं फिर आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा इसका आंसर लिखवा देता हूं, बाकी आप इसमें कॉन्टेक्स्ट वाली बात भी लिख सकते हैं कि दिस पोएम इज ए स्टाइल ऑन मॉडर्न लाइफ। ये नज़म बेसिकली जदीद जिंदगी के ऊपर एक तंज है। द पोएट सेज दैट मॉडर्न man does not have any object in his life. जदीद आदमी का उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं रहा। The poet laments, शायद अफसोस करता है, that modern men seems like puppets that are devoid of spiritual power। चलें, ये छोटा सा सेंट्रल आइडिया है। द पोएट लैमेंट्स, शायर अफसोस करता है, दैट मॉडर्न मैन सीम्स लाइक पपेट्स, जदीद आदमी पुतले की तरह, पुतलों की तरह नजर आता है, दैट आर डिवोइड ऑफ स्पिरिचुअल पावर, जिनके पास रूहानी कुव्वत की कमी है। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर ऑफ पोएम द होलो मैन। आज हमारी जो पोएम है होलो मैन, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका हमने थोरोली एक्सप्लेनेशन भी स्टडी किया, इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया। जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल मॉडर्न मैन एज होलो मैन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये सेकंड और थर्ड, व्हाट हु आर होलो मैन एंड स्टफ्ड मैन, और इसी हद तक इसका सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड फोकस ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम in order to get craftsmanship in question answer solution of poem section. In the last of my lecture, I am wishing you best of luck, and I am assuring you that my humble endeavor will prove very beneficial for the betterment of your future. Wish you best of luck. Allah Hafiz.